हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ है गजानन मीना, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 380 अचीव किया है। आज हम लोग जानेंगे गजानन से कि क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी और किस टाइप से इन्होंने अपने प्रिपरेशन को एक सफलता के रूप में बदला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा गजानंद का अपने यूट्यूब चैनल पे। वेलकम गजानंद। थैंक यू। सबसे पहले तो ये थैंक यू सो बताइए मच। कि कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन होने के बाद, क्या रिएक्शन था आपके पेरेंट्स के और आपके। सर पेरेंट्स तो काफ़ी खुश थे। मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि मतलब काफ़ी टाइम के बाद में एक अच्छा मतलब रिजल्ट आया है। अब 3 साल से हम लोग अलग अलग कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम भी इतनी लंबी रही है और यूपीएससी की है तो फिर अच्छा लगता ही है नॉर्मल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन गजानन। और आप थोड़ा आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, और कुछ अपने बारे में बताइए। सर मैं बेसिकली तो राजस्थान से हूँ, राजस्थान के झुंझुनू से हूँ। पर मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो नॉर्म ज़्यादातर एमपी में हुई है। रतलाम रहा करता हूँ मैं अभी। और इसके अलावा मेरी जो कॉलेज है वो राजस्थान में आरटीयू से किया है मैंने। और एट द टाइम इस समय मैं है ना बैंकिंग पंजाब एंड सिंध बैंक में ऑफिसर हूँ। तो अभी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अभी आप की है जॉब मैंने। कर रहे हो? हाँ जी। जी, मैं कौन? जॉब कर रहा हूँ मतलब। हम्म, प्रोबेशनरी ऑफिसर हो? अभी नहीं, स्केल 1 हो चुका हूँ मैं। अच्छा, अभी मुझे इसके हो बाद गया, मेरा प्रमोशन खत्म हो जी, मतलब आप जॉब करते हुए प्रिपरेशन कर रहे थे आप? गया। हाँ जी, जॉब करते हुए प्रिपेयर किया मैंने सारा। तो आप मतलब कोई और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर यूपीएससी ईपीएफओ के लिए ही स्पेशली आपने प्रिपरेशन किया था? सर एक्चुअली जॉब लगने के बाद में कुछ स्पेसिफाई मतलब जो अपनी प्रिपरेशन रखी मैंने। जैसे आरबीआई है, नबार्ड है, इसके अलावा यूपीएससी सीएससी है। फिर ये जैसे ईपीएफओ एक्चुअली जॉब लगने के कुछ ही समय बाद आ गया था, 6 मंथ के जी। अंदर अंदर। तो मैंने इसके ऊपर भी फोकस किया कि एग्जाम है, इसको क्रैक करना है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, नाबार्ड की कर रहे थे, सेबी की कर रहे थे, आरबीआई की कर रहे थे, तो उससे कितना हाँ फायदा जी। आपको मिला यहाँ पे अगर हम लोग ईपीएफओ में बात करें तो? एक तो सर ऐसा है कि जैसे हम लोग टच में रहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप जॉब में हो तो आप टच में रहो पढ़ाई को लेके, कि जी। पढ़ाई आप लगातार कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज रही है कि एग्जाम इतना लंबा भी रहा है और कंटिन्यूटी बना के रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा। तो यही चीज थी कि जैसे जैसे एग्जाम दिन मैं देता गया तो उससे कंटिन्यूटी बनी रही। तो कहीं पे भी ऐसा लिंकेज की दिक्कत नहीं आई कि मतलब अपना ईपीएफओ का एग्जाम है तो कुछ ऐसा आ जाए कि जो कि हमने कभी पढ़ा नहीं। जी। काफी पुराना भी है तो कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में आ ही जाता था कि जी, नहीं है। बिल्कुल आप अपडेटेड रहे वहाँ पे। ये चीज रही है सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा ये है कि जैसे ईपीएफओ का एग्जाम है, काफी हद तक उस साल कोरोना था तो सीएससी का एग्जाम आता है, सीएपीएफ का एग्जाम आता है और ईपीएफओ का एग्जाम आता है, तो लगातार है वो एग्जाम। तो उसका जी। फायदा मिला है डेफिनेटली, जो भी है उनको फायदा हुआ है। जी। अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको इसका फायदा रहा होगा। तो जैसे कि आपने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो पढ़ाई पे देते हैं, लेकिन हम्म। आपको आप मतलब काम भी कर रहे थे, आप अपना जॉब पे भी ऑलरेडी लगे हुए थे, वहाँ पे भी जॉब में मतलब जॉब करके आना, फिर अपना पढ़ाई पे टाइम लगाना, तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज कर रहे थे? सर एक्चुअली ऐसा होता है कि आप कंफर्टेबल ना हो अपनी जॉब से तो ये आसान हो जाएगा। मैं मतलब कोशिश ये करता था कि वहाँ पे मतलब कि मैं जितना जितना हो सके वहाँ पे भी अपना 100% दूँ और उसके आने मतलब वहाँ जाने से पहले और वहाँ से आने के बाद में पढूं। जी। तो यही रहा कि मतलब 6 से 7 घंटे सोना, इसके अलावा जॉब है और फिर पढ़ने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं। जी। यही सब चीजें रही है, मतलब ये रूटीन रहा है, ये 3 साल का पूरा रूटीन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 महीने ऐसा हुआ है, क्योंकि हुँ। एग्जाम भी इतनी लंबी है, उसके साथ साथ में दे भी रहे हैं तो लगातार तैयारी हुई है इसको लेके। तो अभी आप क्या मतलब यूपीएससी ईपीएफओ बस आपका यही मतलब गोल था, या फिर आगे फिर से कोई एग्जाम की प्रिपरेशन आगे भी करोगे आप? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि गोल यही था, पर ये है कि हाँ एक अचीवेबल जॉब मिल गई है। अब इसके पीछे मतलब पीछे नहीं जा सकते। अब इसके आगे के लिए सोचेंगे, देखते हैं। अभी तो मैं इसका मतलब थोड़े दिन तो इसी के साथ रहना चाहूंगा कि हाँ ठीक है, मुझे अभी मैं, क्योंकि जॉब के साथ में करना सर बहुत मुश्किल होता है मतलब। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए एक मतलब ये अलग तो बहुत टफ वाली ही बात फीलिंग है। है। और बैंकिंग के साथ में कुछ ज्यादा ही आज के टाइम पे बैंक का थोड़ा हाँ जी, ओवरलोड रहता है बैंकिंग की जॉब में। हम्म,
वही चीजें हैं। बाकी प्रिपरेशन काफी मतलब ऐसा रहा कि पढ़ते रहा हूँ लगातार। और सीएसई का जो कोर्स है उससे काफी सारी चीजें ओवरलैप हो रही है। थोड़ा लेबर लॉ है, अकाउंटिंग है, ये सब चीजें अलग है, जिसके अंदर मतलब जैसे आपका इंस्टीट्यूट है तो उन्होंने भी मेरी हेल्प करी है। जो गोयल सर थे उनका जो लास्ट में एमसीक्यूज वगैरह का जो है वो सीरीज काफी हेल्पफुल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोग मतलब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें गैदर कर लें, तो उसमें काफी हेल्पफुल रही है। और इसके अलावा ये है कि आपका जो चैनल था उसके ऊपर भी कुछ चीजें मिली हैं, पीडीएफ वगैरह, तो वो काफी हेल्पफुल रही है। थैंक यू। और आपकी मान लीजिए कि अगर हम लोग देखें कि आप पहले बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मतलब जैसे यहाँ पे आपके लगभग 8-9 से सब्जेक्ट थे ईपीएफओ में, तो कौन सा एरिया आपका हम्म। वीक एरिया था या फिर कौन सा एरिया आपके फेवर में थे? अब वीक एरियाज के लिए आपने क्या किया, फेवर एरियाज के कितना टाइम दिया, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? सर जैसे कि वीक, सबसे वीक तो मेरा अकाउंटिंग ही था, क्योंकि जी। वैसे तो मैं बैंकिंग में हूँ, पर अकाउंटिंग इंजीनियरिंग जो करता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जी। तो उसके लिए ये रहा कि जैसे यूपीएससी का तो सीधा फॉर्मूला है कि आप उसके पुराने पेपर देखो। जी। एक तो ये रहता है, दूसरा एक ही लेक्चर्स लेके जितना उसको कवर कर सको उतना अच्छा है। तो वो तो जैसे लेक्चर तो आपके यहाँ से लिए गए ज्यादातर। और इसके अलावा जैसे कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनसे बात करके अकाउंटिंग जितना सिंपल हो सके उतना समझने की कोशिश करी। और बाकी ये सबसे ज्यादा था। लेबर लॉस के लिए इतना मतलब इतना टाइम नहीं लगा है। लेबर लॉस सही से पढ़ा जाता तो 2 हफ्ते से ज्यादा का है नहीं, 2 हफ्ते में कवर हो जाता है। ये चीजें और हैं। इनके जो आपके जो पॉलिटी थी, इसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम हम्म। स्ट्रगल थी, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? सर एक्चुअली जैसे मैंने बताया, मैं सीएससी की भी कर ही रहा हूँ साथ में तैयारी, अच्छा। अभी भी है जारी। तो उसका कहीं ना कहीं उसका वो पढ़ा हुआ मुझे अभी यहाँ पे काम आया है, कि वहां से जो पढ़ा हुआ है वो उसको मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो ऐसा है ना कि जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, जो भी पढ़ा हुआ होता है कभी ऐसा नहीं होता कि खराब हो जाता है, तो वही चीज हुई है कि वहां पढ़ा और यहाँ पे उसको यूज कर लिया, ये सब चीजें। और अगर हम लोग देखें कि करंट अफेयर की, अगर हम लोग बात करें कि करंट अफेयर एक बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो आपके आरटीआई एग्जाम हो, आरटी का एग्जाम हो, या फिर आपके इंटरव्यू का एग्जाम हो, तो उसमें मतलब करंट अफेयर को आपने कैसे, करंट अफेयर के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आप? सर जैसे मैं अभी काफी टाइम से एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ कि वो फिल्टर आउट करता हूँ, जी। कि सभी का अलग अलग रहता है। जैसे कि जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती है हमें जो एक एक बार में हमें याद रहती है, हमेशा वो इवेंट हमेशा याद रहते हैं। और कुछ इवेंट होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है, जो पढ़ना होता है उससे मैं सिर्फ राइट डाउन करता हूँ। उसके अलावा जो मुझे एक बार में पता चल चुका है कि हाँ ये चीज, तो मैं उसे नहीं करता हूँ। ये चीज लगा मतलब मैंने शुरू से मतलब ये एग्जाम आने से पहले से मैं यही चीज कर रहा था कि मैं लगातार वही नोट्स बना रहा हूँ, या नोट या उनको रख रहा हूँ जो कि मुझे याद नहीं रहते। ईपीएफओ में यही सब चीजें हुई हैं। क्वेश्चन तो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, बाकी उसका मिला है मुझे मतलब काफी फायदा। और जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इसमें, आपके यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे 10 से 15 क्वेश्चन ईपीएफओ के में इंग्लिश के पूछे गए थे, तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आपकी क्या क्या रही थी? सर मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आई, नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं वही सब चीजें। बाकी इन चीजों में भी मैं यही बोलूंगा कि यूपीएससी के पुराने पेपर देखने से काफी हद तक चीजें सॉल्व हो जाती हैं, कि हम अगर उसको उस पैटर्न को भी फॉलो करें। और कुछ चीजें है कि ऑड वन आउट वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहो तो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, और उनको अगर आप सजेशन कुछ देना चाहते हो कि इंग्लिश को कैसे आप इसको डील कर सकते हो, क्योंकि ये जो इंग्लिश आता है आपके ईपीएफओ में आया, पूछा गया था, वो थोड़ा एसएससी लेवल के पूछे गए थे, वो कम्प्रीहेंशन ये सारी चीजें नहीं थी, हम्म। जैसे एरर पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए थे। तो अगर इनकी मतलब इसकी अगर कोई स्ट्रेटेजी हो, या फिर जो बच्चे कमजोर हैं या फिर इंग्लिश में दिक्कत आती है, ज्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, तो उनके लिए मतलब क्या आप कुछ सजेशन देना चाहते हो? इंग्लिश में जैसा अभी जो पैटर्न देखा जा रहा है उसमें ये लगता है कि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जितने पेपर आप सॉल्व कर लोगे तो काफी हद तक आपका एरिया कवर हो जाएगा। जी। अब 100% तो गारंटी नहीं होगी, पर काफी हद तक आप कवर कर लोगे उसको। अगर आप गैस भी करोगे किसी चीज को तो वो फिर आप कुछ हद तक सही कर पाओगे। कि अगर आप कहीं मतलब टिक भी लगा रहे हो, जैसे अभी डिप्टी डायरेक्टर का जो एग्जाम हुआ था ये साइड का, उसमें ये चीजें यूज की है मैंने, कि चीजें सही हो जाती है। अगर आप मतलब मतलब पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि द हिंदू पढ़ो आप। द हिंदू का काफी अच्छा रोल रहता है इसके अंदर, कि आपकी वोकेबुलरी बढ़ती है अच्छे से, तो वो चीज कर सकते हैं। और जैसे कि हाँ, मतलब हम लोगों ने आपके एमसीक्यू सीरीज भी चलाते हैं हम लोग यूट्यूब पे,
ठीक है, यूट्यूब पे जैसे जनरल अकाउंटिंग हम्म, प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ हो गई। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज भी चलाया था। तो क्या उससे आपको फायदा कुछ हुआ था? हाँ सर, मैंने जैसा आपको बताया, गोयल सर का जो क्लासेस थी वो काफी अच्छी थी। निहारिका मैम का भी, आई थिंक उनका भी एक क्लास एक दो क्लास मैंने उनके भी देखे थे, वो भी मुझे ठीक लगे। मतलब कि ऐसा था कि हाँ, मतलब एक, कि आप एक बार देखोगे तो आपको मतलब याद रहेगा वो चीज। कि आप एक बार देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये चीज है। अगर क्वेश्चन आ गया आपका तो आप आराम से कर सकते हो उसको प्रिपेयर। अगर हम लोग जैसे मान लिया आरटी के बाद अगर हम लोग रिक्रूटमेंट टेस्ट के आगे बढ़ के बात करें, अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपने कैसे किस टाइप से किया था? इंटरव्यू का सर मैंने अलग से तो कुछ नहीं किया है। मेरे ही फ्रेंड्स वगैरह के साथ में बैठकर मैंने ऐसे स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, किस तरीके से क्या होगा। तो काफी हद तक हम लोगों ने मतलब कि बना लिया था कि हाँ ये चीजें आ सकती है, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बैंकिंग का है और मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये तो पता था कि बैंक से काफी सारी चीजें पूछी जा सकती है। बाकी हॉबी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहा है मेरा। एक्चुअली इंटरव्यू शुरू ही हॉबी से हुआ, और लगभग आई थिंक मेरा आधा इंटरव्यू हॉबी के ऊपर ही रहा है। तो हॉबी के ऊपर मैंने काफी काम किया था कि हॉबी अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं उसको सही प्रिपेयर करूँ। ये थी। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर मेरे को क्वेश्चन थे, ये मैंने प्रिपेयर किए थे। मतलब मैंने पहले से ही कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ यहाँ से उठ सकता है सवाल। बाकी ऐसा है कि नॉर्मल एकदम वहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंट रहने रहूँ, ये सब चीज़ों पे प्रिपरेशन ज़्यादा की, वहाँ पे घबराऊँ नहीं। जी। आपने जैसे हम लोग फ्री इनिशिएटिव लेते हैं अभी पीडिया के द्वारा और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो क्या उससे कितना हेल्प हुआ था आपको? जैसे कि मॉक इंटरव्यू हो गया, इसके अलावा आपके पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक हो गए, तो उनसे क्या कितना हेल्प हुआ था? तो उसमें से ऐसा था कि जैसे कुछ क्वेश्चंस थे जो मतलब मैंने आपको भी भेजा था, अभी पीडिया को भी, और वहां से कुछ एक दो क्वेश्चन थे जो शायद मुझे डायरेक्टली पूछ लिए गए थे। पर ये है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपके अंदर। वो सब चीजें है ना, एक मॉक इंटरव्यू देने के बाद ही आएगा। मैं दे नहीं पाया, ये एक अलग है कि मैं दे नहीं पाया, क्योंकि वर्किंग शेड्यूल होने की वजह से मुझे इतना समय मिला। और अगर यहाँ पे जितने भी अभी बहुत सारे मतलब स्टूडेंट हैं जो एपीएफसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी यूपीएससी ईपीएफओ के पैटर्न पे ही है, तो उनको कुछ सजेशन अगर आप देना हम्म। चाहते हो तो क्या देना चाहोगे? सर, एग्जाम का तो अभी जैसे एपीएफसी का है, तो एपीएफसी का नोटिफिकेशन आने में टाइम लग रहा है। तो हो सकता है कि एग्जाम होने में भी थोड़ा समय लग जाए। हम मान के चलते हैं जैसा ईपीएफओ ईओ में हुआ है। तो सबसे पहले तो अपने आप को प्रिपेयर रखें। एक अगर लंबी जर्नी आपने लेनी है तो आप पहले प्रिपेयर रहें। दूसरा ये है कि जितना चीजें आप आसानी से पढ़ सकते हो पहले पढ़ें। और मतलब वो बाद में उसको छोड़ दीजिए। इतना टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आपका नहीं हो रहा है। पर जितने आप क्वेश्चन करके आए वो सही करके आए पेपर के अंदर। क्योंकि जितना आपकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, हर एग्जाम में अभी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम आरबीआई का एग्जाम ले, आरबीआई का भी ले लें, या फिर पीएससी का आप कट ऑफ देख सकते हैं। एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कट ऑफ। अभी कट ऑफ काफी ज्यादा कम रह रही है। तो ये चीजें लगती है कि आप प्रिपेयर करें, और जिसको प्रिपेयर करें उसे सॉलिड प्रिपेयर करें, कि वहां से कुछ भी आएगा तो उसे ना छोड़े। वो तो आपको गैदर होना चाहिए। बाकी जो नहीं आया तो वो आपके अलावा सभी को ही नहीं आ रहा होगा। ईपीएफओ में भी ऐसे काफी सारे टॉपिक्स थे जो किसी मतलब कि अगर आपको नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आ रहा होगा, एकदम अलग मतलब अपने आप सब्जेक्ट है। को पॉजिटिव रखना है। उसमें मतलब कि आप वहां जाके आप घबरा जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। थैंक यू गजानंद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आई होप आपने जो सजेशन दिए हैं बच्चों को, उनको उनको उनसे फायदा मिले, और वो भी आप एक दिन सिलेक्शन ले, और आपकी जगह जैसे मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ वो उनका इंटरव्यू मैं करूँ फिर दोबारा। एंड थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू। थैंक ओके। यू।